एक आदमी की सजा पूरी हो चुकी थी, फिर भी वह जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि वह मेरे बनाए बड़े बर्तन वाले खाने का एक निवाला और खाना चाहता था। बाहर के लोग भी किसी तरह जेल के अंदर आकर यह खाना खाने के लिए सिर फोड़ने को तैयार थे, और मैं मूल रूप से सिर्फ चौराहे पर शॉपिंग बेचने वाला आदमी था। एक गैंगस्टर ने मुझे अपना बलि का बकरा बनाकर जेल में फंसा दिया था। मेरी फांसी में अभी सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। इसी बात से मैं बेहद दुखी और गुस्से में था कि तभी जेल के गार्ड कैप्टन ने मुझे पूछताछ वाले कमरे में बुलाया और कहा कि मुझे जोन 1 में कैदियों के लिए खाना बनाना होगा। लेकिन मुझे सिर्फ शॉपिंग बनाना आता था। ड्रैगन कंट्री में इसे शेफ भी नहीं माना जाता था। क्या मुझे 2000 शॉपिंग बनाने पड़ेंगे? लेकिन एक सेकंड भी ज्यादा जिंदा रहना बेहतर था, इसलिए मुझे मजबूरी में हामी भरनी पड़ी। हालांकि जोन 1 की रसोई के उपकरण बेहद साधारण थे, खाने की सामग्री भी ताजा नहीं थी, और कैदियों के खाने का समय आने में सिर्फ 40 मिनट बाकी थे। 2000 लोगों का खाना इतने कम समय में बनाना आसान नहीं था। अगर फूड गॉड जो शिंगशिंग को भी बुला लिया जाता तब भी यह काम बेहद मुश्किल होता। लेकिन अगर समय पर खाना तैयार नहीं हुआ तो सिर्फ जेलर ही मुझे नहीं छोड़ेगा, बल्कि वे मौत की सजा पाए कैदी भी मुझे मार डालेंगे। तभी जब मैं पूरी तरह निराश हो चुका था, अचानक मेरे दिमाग में गादाठाम बनाने की पूरी जानकारी आ गई। मैंने अपनी उंगलियां हिलाईं और काम शुरू कर दिया। उधर जोन 1 के खतरनाक कैदियों के खुले मैदान में छोटे बालों वाला पीटर कुर्सी पर बैठकर धूप सेंक रहा था। यह आदमी जेल के अंदर हो या बाहर, हर जगह अपना दबदबा रखता था। वह असली जेल का बादशाह था। अचानक वह खड़ा हुआ और अपने साथ आए भारी भरकम कैदियों के समूह को लेकर भोजनालय के बाहर पहुंच गया। उसने पीछे खड़े अपने आदमियों से जोर से पूछा, बच्चों, अगर आज का दोपहर का खाना भी पहले जैसा घटिया हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? पास खड़े एक दुबले कैदी ने बेरहमी से कहा, उसे भगवान के पास भेज देंगे। तभी लगातार तेज दस्तक की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। भोजनालय में ध्यान भटकाकर बैठे जेल प्रहरी सीलास तक डर गया। खाने का समय हो चुका था, लेकिन उसने पीछे रसोई में अब भी काम कर रहे मुझे देखा तो उसकी आंखों में चिंता दिखाई दी। वह मेरी स्थिति जानता था, इसलिए मुझे बचाना चाहता था, लेकिन रसोई का दृश्य देखकर वह भी हैरान रह गया। रसोई में रखे 50 बड़े ड्रम एक सफेद दलिया जैसी चीज से भरे हुए थे। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। देखने में भी यह खास अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगा कि इससे कैदियों को बहलाना बहुत मुश्किल होगा। मैंने दरवाजे के बाहर की आवाज सुनी और तुरंत उसे सामान उठाने में मेरी मदद करने के लिए बुलाया। सीलस ने सिर हिलाया और कहा, थोड़ी देर बाद इसे बाहर ले जाने के बाद मैं तुम्हें यहां से पहले निकाल दूंगा, वरना वे हत्यारे तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे मन में उसके लिए थोड़ी अच्छी भावना पैदा हुई। लेकिन इससे पहले कि हम सारी गादाठाम भोजनालय की खिड़की तक पहुंचा पाते, बाहर से चीख पुकार शुरू हो गई। लोहे का दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा और लोग उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। हम दोनों ने भी अपनी गति तेज कर दी। पहले कैदी खुद खाना लेने और उठाने आते थे, लेकिन आज सुबह रसोइये के साथ हुई खूनी घटना के कारण पीटर ने अपने आदमियों को खाना बांटने के लिए लगा दिया था, ताकि रसोइये और कैदियों का सीधा संपर्क न हो। सब कुछ तैयार होने के बाद साइलस ने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया और दूसरे रास्ते से मुझे पहले 99 नंबर की कोठरी में ले गया। इसके बाद उसने भोजनालय का दरवाजा खोला। पीटर चमड़े की जैकेट पहने, मुंह में सिगार दबाए अंदर आया। उसके पीछे उसके आदमी बेहद सम्मान के साथ चल रहे थे। पीटर की नजर खाना बांटने वाली खिड़की पर पड़ी। सिलास, नया रसोइया कहाँ गया? सिलास ने बिना झुके जवाब दिया, बताने की अनुमति नहीं है। पीटर ने ठंडी आवाज में हुंकार भरी और अपने आदमी शोहो को बुलाकर कहा कि वह बाकी लोगों को खाना बांटे। लेकिन शोहो जैसे ही खाना बांटने के लिए आगे बढ़ा, वह पूरी तरह जड़ हो गया। कुछ पल बाद वह चिल्लाया, क्या यह सुअरों को खिलाने वाली चीज है? पीटर का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वह तेजी से खाना बांटने वाली खिड़की के पास गया। जब उसने खिड़की के अंदर करीने से रखे सफेद रंग के ड्रम देखे तो उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया। उसकी नजर साइलस पर पड़ी और आंखों में हत्या का इरादा साफ दिखाई देने लगा। इन्हें सुअर का मल खिलाया जा रहा है? अगर उसने इस अपमान को स्वीकार कर लिया तो आगे वह पीटर नाम का जेल का बादशाह कैसे कहलाएगा? साइलस अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। बिजली वाला डंडा पकड़े उसके हाथ तक पसीने से भीग गए। उसके पास झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पीटर, शांत हो जाइए। इस समय उसके मन में अचानक थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई। रहस्यमयी पूर्वी देश में इस व्यंजन को क्या कहते हैं? सीलस ने पहले ही मुझसे इसका नाम पूछ लिया था। उसने अपनी खराब उच्चारण वाली भाषा में कहा, गोड़ाथांग। वह मुड़कर जाने ही वाला था कि पीटर ने उसे पकड़ लिया। भाई, तुम्हें यहीं रहना होगा। इतना कहकर उसने पास रखा चम्मच उठाया और एक कटोरा भर लिया, लेकिन उसने खुद नहीं खाया। उसने कटोरा अपने आदमी शोहो के सामने रख दिया। शोहो, तुम 2 साल से मेरे साथ हो, यह कटोरा तुम्हें इनाम में देता हूं। शोहो के चेहरे की मांसपेशियां तन गईं। उसकी आंखों में साफ अनिच्छा थी। उसे शुरू से ही साइलस की बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपने बॉस की बात भी नहीं टाल सकता था। इसलिए उसने कटोरा उठाया और होठों से थोड़ा सा चखा, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर बिजली का झटका लगने जैसा कांप गया और वह वहीं जम गया। एक गर्म और खुशहाल एहसास उसकी जीभ से पूरे शरीर में फैल गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह बचपन में अपनी मां की गोद में लेटा हुआ है। यहां तक कि उसे भगवान भी मुस्कुराते हुए दिखाई देने लगा।
शोहो को लगा जैसे वह खुशी से मर जाएगा। पीटर ने शोहो का यह भाव देखा तो उसके मन में गहरा संदेह पैदा हुआ। उसने तुरंत अपने लिए भी एक कटोरा भर लिया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर जैसे फट पड़ा। उसके सामने एक अजीब दृश्य उभर आया। उसे लगा जैसे वह बचपन की झूलने वाली कुर्सी में बैठा हुआ है और उसकी मां उसे प्यार से संभाल रही है। सब कुछ इतना वास्तविक था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। पास खड़ा छोटा जेल प्रहरी साइलस पूरी तरह हैरान था। क्या हो रहा है? इस गधा थांग को पीकर ये लोग रो क्यों रहे हैं? उसने मन ही मन सोचा, इन लोगों ने ड्रैगन कंट्री का खाना कभी खाया ही नहीं। खुद को इतना बड़ा गुंडा समझते हैं, लेकिन असल में सब अनपढ़ हैं। हालांकि यह देखकर उसे राहत मिली कि फिलहाल मेरी जान बच गई थी। पास खड़े बाकी गुंडे भी अपने बॉस और शोहो को इस तरह खाना खाते देखकर खुद को रोक नहीं पाए। एक एक करके सभी ने बड़े कटोरे भरकर गादा थां पीना शुरू कर दिया। सभी के चेहरों पर ऐसी खुशी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। इस समय तक पीटर लगातार 3 बड़े कटोरे पी चुका था। उसने अपने 2 आदमियों को आंखों से इशारा किया। दोनों ने एक ड्रम अलग रखा और उसे पीटर की आलीशान 31 नंबर जेल कोठरी में पहुंचा दिया। उसे अपने लिए थोड़ा निजी स्टॉक रखना था। इधर खाने को लेकर मची अफरा तफरी के बीच भोजन का समय खत्म हो गया। 50 ड्रम गदा थां का एक बूंद भी नहीं बचा। अभी थोड़ी देर पहले 2 गुट एक ड्रम के तल में बची थोड़ी सी चीज के लिए लड़ पड़े थे। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, कोई भी हल्का घायल नहीं हुआ। जब जेल प्रहरी कैप्टन मार्टिन अपने लोगों को लेकर वहां पहुंचा, तब तक दोनों गुट जा चुके थे। मार्टिन ने अस्त व्यस्त भोजनालय को देखा तो उसका सिर दर्द करने लगा। वहां कोने में 5 कैदी अजीब तरह से कुछ कर रहे थे। मार्टिन संदेह के साथ उनके पास गया, लेकिन पास जाकर जो देखा उसे देखकर उसके मुंह के कोने तक फड़कने लगे। वे 5 खतरनाक कैदी बड़े आराम से अपनी प्लेटें चाट रहे थे। यह देखकर मार्टिन के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसने सभी को भोजनालय से बाहर निकाला और फिर जेलर को फोन किया। उसने छोटे स्तर की मारपीट की घटना की जानकारी दी। जेलर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ मार्टिन से कहा, रात के खाने के लिए कोई अच्छा शेफ ढूंढ लेना। उस शॉपिंग बेचने वाले हत्यारे को दोबारा खाना बनाने मत देना। एक बार किसी तरह खाना ठीक बन गया, इसका मतलब यह नहीं कि हर बार कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। मार्टिन ने मुंह से कहा, जी ठीक है, लेकिन मन ही मन वह गाली देने लगा। उसे छोड़कर और कौन खाना बनाएगा? और मैं इतनी स्वादिष्ट गादा थां सिर्फ इसलिए बना पाया था क्योंकि खाना बनाने से पहले मैंने बड़े बर्तन वाले खाने का सिस्टम बांध लिया था। जब मैं दोपहर की नींद से उठा तब तक मुझे 2000 से ज्यादा संतुष्टि अंक मिल चुके थे। 3000 अंक पूरे होते ही मैं एक ब्रॉन्ज ड्रॉ कर सकता था। उस पुरस्कार सूची में मेरे लिए जरूरी मृत्यु दंड स्थगन कार्ड भी मौजूद था। अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे जल्दी से जल्दी ज्यादा संतुष्टि अंक जमा करने थे। तभी बाहर गलियारे में कदमों की आवाज सुनाई दी। 99 नंबर की कोठरी के बाहर साइलस दिखाई दिया। वह मुझे रात का खाना बनाने के लिए बुलाने आया था। मैंने खुशी खुशी हामी भर दी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ एक सहायक भी भेजा जाएगा। वह एक खूबसूरत विदेशी महिला थी जिसका शरीर सुडौल था और जिसने पहले एक विदेशी रेस्तरां में काम किया था। लगता था कि खाना बनाने की इस कला के कारण जेल में मुझे कुछ विशेष सुविधाएं मिलने लगी थीं। लेकिन जैसे ही सोफिया ने मेरी नजरों को महसूस किया, उसकी आंखों में ठंडापन भर गया। यहां तक कि उसने जेल प्रहरी साइलस को भी कोई अच्छा भाव नहीं दिया। सीलास ने हमें जल्दी से खाना तैयार करने को कहा और खुद रसोई के बाहर जाकर इंतजार करने लगा। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि सोफिया ने मुझे रोक दिया। तुम जैसे लोगों को 1000 टुकड़ों में काटकर मार देना चाहिए। मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करूंगी। सोफिया ने दांत पीसकर यह बात कही और पास की दीवार से टिककर आंखें बंद कर लीं। मैंने भी उसे नजरअंदाज कर दिया और आज उपलब्ध खाने की सामग्री की तरफ देखने लगा। ठंडे स्टोर की पूरी जांच करने के बाद मैं बेबस होकर आह भरने लगा। लगभग कुछ भी अच्छा नहीं था। मांस और सब्जियां बेहद कम थीं, इसलिए मेरे पास आटे से बनी चीजों में से यांगचुन नूडल्स चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उधर जोन 1 की नंबर 1 कोठरी में पीटर डॉक्टर को बेहद तनाव में देखकर पूछ रहा था, मेरे छोटे भाई के होश में आने की कोई संभावना है? डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे भाई जैसी स्थिति में होश में आने की संभावना 10,000 में 1 से भी कम है। मेरा सुझाव है कि उसे इस तरह वनस्पति अवस्था में रखने की बजाय उसे शांति से इस दुनिया से जाने देना बेहतर होगा। पीटर के सिर में जैसे जोरदार धमाका हुआ। उसका शरीर भी लड़खड़ा गया। एक पल में ऐसा लगा जैसे वह कई साल बूढ़ा हो गया हो। उसने डॉक्टर रॉबिन्स को परेशान नहीं किया, बस कमजोर आवाज में कहा, उन्हें बाहर भेज दो। पीटर बिस्तर के पास बैठ गया और अपने छोटे भाई जिला का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गहरा दुख था। बड़े भाई ने तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल नहीं की। अगर कोई तुम्हें जगा सकता है तो मैं उसके लिए अपनी सारी दौलत और ताकत छोड़ने को तैयार हूं। उधर मेरी तरफ यांगचुन नूडल्स लगभग तैयार हो चुकी थी। उसके मुंह से लार टपकने लगी। मैंने सोफिया का चेहरा देखा और सीधे कहा, खाना है तो नहीं दूंगा। इसके बाद मैंने जानबूझकर एक बड़ा निवाला लिया और जोर से सुड़ककर खाने लगा। मेरे चेहरे पर पूरी तरह आनंद था। सोफिया का चेहरा तुरंत बदल गया। वह गुस्से से भर गई और दांतों के बीच से बोली,
मुझे तुम जैसे समाज के कचरों से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं सोफिया हूं, मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। 10 मिनट बाद सिलस और सोफिया दोनों रसोई में कटोरे लेकर बैठे थे और कांटे से लगातार नूडल्स मुंह में डाल रहे थे। दोनों के चेहरों पर खुशी और आनंद साफ दिखाई दे रहा था। साइलस अब आखिरकार समझ चुका था कि दोपहर में कैदी खाना छीनने के लिए एक दूसरे से क्यों लड़ रहे थे। यह खाना सचमुच बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। उसके मन में मेरे लिए सम्मान पैदा हो गया। रात के खाने का समय अभी आया भी नहीं था कि भोजनालय के बाहर पहले से लंबी कतार लग गई। लोहे के दरवाजे पर लगातार ठक ठक होने लगी। सिलस ने देखा कि मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, तो उसने अपने एक साथी को सोफिया को वापस ले जाने के लिए कहा। जाते समय सोफिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद आसपास लोगों की मौजूदगी के कारण उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद सिलास ने कैदियों को भोजनालय के अंदर लाना शुरू किया। आज रात पीटर नहीं आया था, उसकी जगह शोहो आया था। दोपहर की तरह शोहो अपने कुछ आदमियों के साथ खाना बांटने वाली खिड़की के अंदर गया। जब उसने ड्रम में तैरते हुए नूडल्स देखे तो पहले वह खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सिकुड़ गया। वह धीरे से बोला, नूडल्स क्यों हैं? मुझे सबसे ज्यादा नफरत नूडल्स से है। हमारे बॉस को भी पसंद नहीं है, लेकिन दोपहर के मेरे अच्छे खाने के कारण उसने मुझे परेशान नहीं किया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरे नूडल्स सिर्फ निकालकर खाने के लिए नहीं हैं, इन्हें मेरे द्वारा तैयार किए गए गर्म शोरबे के साथ खाना होगा। इतना कहकर मैंने पास रखे गर्म रखने वाले बड़े ड्रम का ढक्कन उठाया। अगले ही पल गर्म भाप के साथ स्वादिष्ट खुशबू तेजी से बाहर निकली और पूरे भोजनालय में फैल गई। जिन लोगों तक यह खुशबू पहुंची, उनके मुंह में पानी भर आया। शोहो भाई, जल्दी खाना बांटो, भाइयों से अब इंतजार नहीं हो रहा। लेकिन शोहो जल्दबाजी में नहीं आया। वह 2 कदम आगे बढ़ा और गर्म ड्रम के अंदर देखने लगा। खुशबू से कुछ पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। फिर उसने जल्दी से अपने बॉस के लिए 5 हिस्से पैक किए और उसके बाद बाकी कैदियों को खाना बांटना शुरू किया। उधर नंबर 1 की कोठरी में जिमाओ अपने छोटे भाई की वजह से मन में भरा गुस्सा लिए बैठा था। उसी समय बुलोंग अपने 2 आदमियों के साथ एक गर्म खाने का ड्रम उठाकर अंदर आया। खाने का स्वाद खराब न हो जाए, इस डर से वह अंदर आते समय अनुमति लेने का नियम भूल गया। नतीजा यह हुआ कि पीटर ने उसे जमकर डांट दिया। तीनों डर से कांपने लगे। उनके दिल में घबराहट थी। जब पीटर को पता चला कि रात के खाने में यांगचुन नूडल्स हैं, तो उसने जोर से मेज पर हाथ मारा। उसकी नजर बुलोंग पर बेहद ठंडी थी। बुलोंग घबराकर घुटनों के बल बैठ गया। वह एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसके दोनों साथी भी डर के मारे जमीन पर गिर गए। तभी पीटर गर्जा, उस रसोइये को जाकर मार डालो। लेकिन उसी समय उसके भाई का हाथ अचानक हिला और उसने पीटर का हाथ पकड़ लिया। पीटर की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। जिला की थोड़ी धुंधली आंखें पीटर को देख रही थीं। उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। पीटर तुरंत अपने सदमे से बाहर आया और धीरे से जिला के पास झुका। तभी उसने जिला की बेहद धीमी आवाज सुनी, भैया, कौन सा खाना है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। पीटर यह सुनकर खुशी से रो पड़ा। उसने तुरंत अपने आदमी से पूछा, यांगचुन नूडल्स खत्म हो गए? सौभाग्य से थोड़ा सा बचा हुआ था। हालांकि पीटर को यह पसंद नहीं था कि वह किसी के सामने अपनी बात से पीछे हटे, लेकिन अपने भाई के लिए उसे मजबूरी में कहना पड़ा कि बचा हुआ खाना यहां ले आओ। इस समय पीटर का मूड पूरी तरह अच्छा हो चुका था। उसने धैर्य से अपने आदमियों से कहा, मैं खाने के लिए नहीं कह रहा हूं। इस नूडल्स की खुशबू से जिला वनस्पति अवस्था से जाग गया है। डॉक्टर जांच करने के बाद शायद वह इसे खा सके। यह सुनकर उसके तीनों आदमी वहीं जड़ हो गए। आखिरकार 3 विशेषज्ञों ने जांच की और एकमत होकर कहा कि यह चिकित्सा इतिहास में ऐसा चमत्कार है जिसे दोबारा दोहराया नहीं जा सकता। पीटर ने अपने भाई की देखभाल करते हुए उसी रात उसे इलाज के लिए सबसे अच्छे अस्पताल भेज दिया। जाते समय जिला के जोर देने पर पीटर यांगचुन नूडल्स से भरा थोड़ा सा गर्म ड्रम भी साथ ले गया। उसे लेने आई एम्बुलेंस के कर्मचारियों को यह देखकर बेहद हैरानी हुई। आखिर अस्पताल में खाना भी तो था। उधर खाना बनाने के बाद मुझे जेल प्रहरी साइलस वापस 99 नंबर की कोठरी में ले गया और इसी यांगचुन नूडल्स की वजह से मेरा मृत्युदंड सफलतापूर्वक 7 दिनों के लिए टल गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिसने मुझे बलि का बकरा बनाकर फंसाया था, उस ब्लैक बॉस को जैसे ही मेरे मृत्युदंड टलने की खबर मिली, उसने तुरंत जेल के लोगों से संपर्क किया और आदेश दिया कि 6 दिनों के अंदर मुझे खत्म कर दिया जाए। अगली सुबह होने से पहले ही मैं दोबारा भोजनालय की रसोई में पहुंच गया। इस बार साइलस सोफिया को लेकर वहां पहुंचा। सोफिया का चेहरा पहले से काफी अच्छा लग रहा था। बस मेरी तरफ देखते समय उसकी नजरों में थोड़ी अजीब सी झिझक थी। उसने थोड़ा सज धज भी रखा था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले खाने की सामग्री की जांच की। हालात अभी भी बेहद खराब थे। मैंने आह भरी और आखिरकार मंटो को मीठी चटनी में डुबोकर खाने का फैसला किया। दोनों की मदद से मांटो और चटनी जल्दी ही तैयार होने लगे। सोफिया ने स्टीमर में तैयार हो रहे सफेद मांटो को देखकर हैरानी से पूछा, यह क्या है? यह न तो ब्रेड जैसा दिखता है और न पिज्जा जैसा। क्या इसे खाया जा सकता है? लेकिन पिछली रात के यांगचुन नूडल्स को याद करके उसने ज्यादा सवाल नहीं किए।
इसी समय कई कैदी भोजनालय के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। इससे साइलस भी हैरान हो गया। आमतौर पर सुबह 7 बजे खाना मिलता था, अभी तो सिर्फ 6:30 बजे थे। क्या ये लोग पागल हो गए थे? वह अंदर से दरवाजे के पास गया और बाहर की आवाजें सुनी। इसके बाद वह और भी ज्यादा हैरान हो गया। दरवाजा खोलो, हमें खाना है। भगवान के लिए जल्दी खाना खोलो, अब इंतजार नहीं हो रहा। हमें परेशान मत करो। साइलस के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। यह खाना है या नशा छुड़ाने वाला केंद्र? मैंने भी खाना बनाने की गति बढ़ा दी। अब सिर्फ आखिरी चटनी को लोहे के बड़े बर्तन में भूनने का काम बचा था। यह मशीन से नहीं हो सकता था, इसे हाथ से ही करना था। 30 किलो का विशाल लोहे का बर्तन मैंने बेहद आसानी से हवा में उछालकर चलाना शुरू कर दिया। सोफिया और साइलस यह दृश्य देखकर वहीं हैरान रह गए। इतने बड़े बर्तन को इतनी सटीकता से संभालने के लिए कम से कम 10 साल का अभ्यास चाहिए था, लेकिन मेरी उम्र तो मुश्किल से 20 साल थी। क्या मैंने 10 साल की उम्र से ही यह बर्तन चलाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी? यह बात विश्वास करने लायक नहीं थी। आखिर 10 मिनट बाद मांटो और चटनी दोनों तैयार हो गए। भोजनालय के बाहर कैदी पागलों की तरह लोहे के बड़े दरवाजे से टकरा रहे थे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सबसे आगे शोहो लगातार चिल्ला रहा था, अगर अभी दरवाजा नहीं खोला तो हम इसे तोड़कर अंदर आ जाएंगे। मैंने जल्दी से सोफिया और साइलस को मदद के लिए बुलाया। हम तीनों ने स्टीमर से मांटो निकाले और चटनी को अलग अलग ड्रमों में भर दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद साइलस ने भोजनालय का दरवाजा खोला। शोहो के नेतृत्व में कैदियों की बड़ी भीड़ तुरंत अंदर घुस आई। सभी की आंखें लाल थीं और वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। यह दृश्य देखकर खुद मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। शोहो हमेशा की तरह खाना बांटने वाली खिड़की पर आया। जब उसने एक एक करके रखे सफेद मांटो देखे तो वह पूरी तरह हैरान हो गया। शेफ युन, यह क्या बला है? पूरी रात भूखा रखा और अब यह खिला रहे हो? शोहो के मन में भी थोड़ी चिंता पैदा हुई। साइलस ने नाराज होकर कहा, मिस्टर युन का खाना तुम लोगों ने पहले भी खाया है, अब लाइन में लगो। शोहो ने सिर हिलाया और सभी को लाइन में खड़ा होने के लिए कहा। हर कैदी की प्लेट में 2 बड़े मांटो और 1 चम्मच चटनी रखी गई। कैदियों ने यह खाना देखकर पहले तो निराश चेहरा बनाया। उन्हें लगा यह बहुत साधारण खाना है। सबसे पहले बुलोंग का आदमी जीगे खाना लेकर बैठा। बुलोंग की छत्र छाया में वह पूरे जोन में हमेशा दबंगई करता था। प्लेट में रखे मांटो और थोड़ी सी चटनी को देखकर उसने ऊंची आवाज में कहा, पूरी रात इंतजार करने के बाद यह मिला। अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो मुझसे मत कहना कि मैंने पहले चेतावनी नहीं दी। इतना कहकर उसने मांटो का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे थोड़ी चटनी में डुबोकर मुंह में डाल लिया। अगले ही पल जीगे की आंखें फैल गईं। इस अनोखे स्वाद ने उसके मुंह में विस्फोट कर दिया। हे भगवान, क्या इंसान ऐसा स्वाद भी खा सकता है? वह चिल्लाया और भूखे इंसान की तरह टूट पड़ा। उसकी हालत ऐसी थी जैसे अभी अभी किसी शरणार्थी शिविर से निकला हो। बाकी कैदियों ने जीग को इस तरह खाते देखा तो वे भी बड़े बड़े निवाले लेने लगे। मांटो जैसे ही चटनी में डुबोकर मुंह में गया, चटनी की जबरदस्त खुशबू अचानक फूट पड़ी और स्वाद की लहर बनकर उनकी जीभ पर दौड़ गई। उस तीव्र स्वाद ने उन्हें तुरंत खुशी और आनंद में डुबो दिया। पूरे भोजनालय में प्रशंसा की आवाजें गूंजने लगीं। मेरे माता पिता ने भी कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। आखिर ड्रैगन कंट्री का असली टॉप शेफ पहले वाले आधे अधूरे रसोइयों से इतना बेहतर है। अब रोज किसी और चीज के बारे में सोचने का मन ही नहीं करता, बस खाना चाहता हूं। मैं अब जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। मेरी हवेली भी मुझे यहां से बाहर नहीं ले जा सकती। बाहर जाकर क्या करूंगा? क्या वहां ऐसा खाना मिलेगा? मर जाऊंगा लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा। सोफिया ने यह सब सुना तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई। उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मांटो और चटनी ने इन कैदियों को इस हालत में पहुंचा दिया था। यह सचमुच अविश्वसनीय था। कल के यांगचून नूडल्स से भी ज्यादा चमत्कारी। सीलास का भी मन था कि वह तुरंत इस स्वादिष्ट खाने को चख ले, लेकिन उसकी स्थिति अलग थी। कैदियों के सामने ऐसा करना उचित नहीं था, इसलिए वह केवल चुपचाप अपनी लार निगल सकता था। बुलोंग ने भी पिछली रात की तरह एक पूरा गर्म ड्रम भर लिया और अपने 2 आदमियों के साथ खुशी खुशी वहां से निकल गया। हालांकि पीटर आज सुबह खाना खाने नहीं आया था और न ही उसने खाना लाने को कहा था, लेकिन बॉस के सामने खुद को दिखाने का ऐसा मौका भला कैसे छोड़ा जा सकता था। नाश्ता आधे घंटे तक चला। कैदियों ने मांटो से अपनी प्लेटों पर लगी चटनी तक पूरी तरह साफ कर दी। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। जब से मैंने रसोई में लंबे चम्मच से खाना बनाना शुरू किया था, बर्तनों को साफ करने का काम भी काफी आसान हो गया था। हर दिन कैदी खुद ही अपनी प्लेटें पूरी तरह साफ कर देते थे। खाने की जरा भी बर्बादी नहीं होती थी। कैदी पेट भरकर एक एक करके बाहर जाने लगे। अंत में भोजनालय में सिर्फ जीग बचा था। आज उसने इतना खाना खाया था कि उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने अपने कनपटी के बालों को पीछे किया और प्लेट लेकर खाना बांटने वाली खिड़की पर पहुंच गया। इस समय खिड़की पर खाना बांटने वाली सोफिया थी। जीगे ने कहा, सुंदरी, मुझे 2 और मांटो और 1 चम्मच चटनी दे दो। सोफिया ने पीछे खाली हो चुके गर्म ड्रमों को देखा और थोड़ी परेशानी से कहा, सब खत्म हो चुका है और तुम पहले ही 4 बार खाना ले चुके हो। क्या तुम्हें सच में अभी और खाने की जगह है? जीगे ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, नाटक मत करो। तुम लोग रसोई में अपने लिए हमेशा कुछ न कुछ बचा कर रखते हो। निकालो, वरना मुझे गुस्सा मत दिलाना। सोफिया ने दोनों हाथ बांध लिए और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जीगे की आंखें तुरंत गुस्से से लाल हो गईं।
उसने अचानक अपनी प्लेट उठाकर फेंक दी। सोफिया हल्की सी बगल हट गई और प्लेट को आसानी से बचा लिया। प्लेट पीछे की दीवार से टकराई और जोरदार आवाज हुई। जीघे और ज्यादा गुस्से में आ गया। वह गुस्से में खाना बांटने वाली खिड़की के अंदर घुस गया। सोफिया का चेहरा और शरीर देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके मन में गलत विचार आया। वह सोफिया पर झपटने ही वाला था कि अचानक पीछे से हवा चीरती हुई आवाज आई। रसोई से एक विशाल काला बर्तन उड़ता हुआ आया। धड़ाम! वह सीधे जीग के चेहरे पर जा लगा। जीग का सिर चकरा गया और उसका शरीर लड़खड़ा गया। वह गुस्से से आग बबूला था, लेकिन मेरी भयानक ताकत देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। इतना बड़ा लोहे का बर्तन फेंकने के लिए आखिर कितनी ताकत चाहिए? जीगे अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। उसने मेरी तरफ उंगली करके कहा, सिर्फ खाना बनाने वाले हो और मुझ पर हाथ उठा दिया। तुम्हें पता भी है जोन में मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत किसकी है? तुम लोगों ने अभी मुझे ठीक से जाना नहीं है। इंतजार करो। इतना कहकर उसने अपने चेहरे का आधा हिस्सा पकड़ा और जल्दी से भोजनालय से बाहर चला गया। सिलास ने धीरे से चेतावनी दी, इस जीग की आदतें थोड़ी अजीब हैं और जोन की जेल में इसके संबंध बहुत गहरे हैं। खासकर बुलोंग के साथ इसका रिश्ता बहुत मजबूत है। वह अपनी पहचान का इस्तेमाल करके बीच में पड़ना चाहता था, लेकिन इस जेल में एक अनकहा नियम था। जेल प्रहरी का काम केवल जेल की बुनियादी व्यवस्था बनाए रखना था। कैदियों के आपसी झगड़ों में कैदियों को खुद ही निपटना होता था। जेल प्रहरी उनमें दखल नहीं दे सकते थे। फिर भी साइलस ने हिम्मत करके कहा, बुलोंग आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। मैंने याद किया, बुलोंग शायद वही मोटा आदमी था। सोफिया ने धीरे से मेरी बांह खींची और माफी भरे भाव से मेरी तरफ देखा। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि भोजनालय का दरवाजा अचानक खुल गया। बुलोंग अपने 2 आदमियों के साथ तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे से लग रहा था कि कोई जरूरी बात थी। उसी समय वह सामने से बाहर जा रहे जीग से टकरा गया। जीगे की आंखें तुरंत लाल हो गईं। लगभग रोते हुए उसने कहा, ड्रैगन ब्रदर, उस कमीने रसोइये ने मुझे मारा। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। बुलोंग इस स्थिति से पूरी तरह हैरान हो गया। उसने जीगे के इशारे की दिशा में देखा। मैं शांत भाव से उसकी तरफ देख रहा था। बुलोंग ने लार निगली। उसके मुंह का कोना फड़कने लगा। फिर उसने हाथ उठाकर जीगे के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक! खाली भोजनालय में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। इसके बाद बुलोंग तेजी से मेरी ओर बढ़ा। अभी वह मुझसे कुछ दूरी पर ही था कि अचानक मेरे सामने झुक गया। युन ब्रदर, यह मेरी गलती है कि मैंने अपने आदमी को ठीक से नहीं सिखाया। आप बड़े दिल वाले हैं। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। एक पल में पूरे भोजनालय का माहौल जम गया। किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। दूर खड़े जीगे की आंखें इतनी फैल गईं कि मानो बाहर निकलने वाली हों। उसका जबड़ा नीचे गिर गया। वह पूरी तरह मूर्ख बन चुका था। सिलस की आंखें भी फटी रह गईं। जेल में काम करते इतने सालों में उसने पहली बार बुलोंग को किसी के सामने इस तरह देखा था। एक इंसान के रूप में खतरनाक जानवर जैसा बुलोंग मेरे सामने ऐसे खड़ा था जैसे बिल्ली चूहे के सामने। सोफिया के चेहरे पर भी गहरा आश्चर्य था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी उत्सुकता भी थी, जैसे उसे अचानक कोई बहुत कीमती चीज मिल गई हो। उसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने हल्का सा भौं उठाकर पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? बुलोंग ने खुशामद भरी मुस्कान के साथ कहा, बॉस ने कहा है कि आगे से आपको देखते ही ऐसे सम्मान करना है जैसे आप ही हमारे बॉस हों। बॉस ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। असली वजह आप वहां जाकर ही जानेंगे। बुलोंग ने बेहद सम्मान से मेरे जवाब का इंतजार किया। उसके चेहरे पर जरा भी अधीरता नहीं थी। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे रास्ता दिखाने के लिए कह दिया। बुलोंग मुझे 1 नंबर की कोठरी की ओर ले जाने लगा। उधर सोफिया को भी साइलस दूसरे जेल क्षेत्र में वापस ले जा रहा था। रास्ते से निकलते समय उसे कुछ कैदियों के झगड़ने की आवाज सुनाई दी। वह अचानक रुक गई। उसने साइलस से पूछा, क्या हुआ? साइलस ने भौहें सिकोड़ लीं और सोफिया को आवाज की दिशा में थोड़ा आगे ले गया। तभी उन्होंने सुना कि कोई कैदी मेरा नाम लेकर चिल्ला रहा था। मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी सजा पूरी हो चुकी है, फिर भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर ऐसा स्वादिष्ट खाना कहां मिलेगा? सिर्फ मूर्ख ही बाहर जाएगा। आओ, अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो। यह कारण सुनकर आविला पूरी तरह अवाक रह गई। वह आदमी पूरी ईमानदारी से कह रहा था, बॉस, मैं सच बोल रहा हूं। कल दोपहर मुझे जेल प्रहरी ने काम करने के लिए बुलाया था। रात को मुझे जोन 1 के भोजनालय में खाना खाने भेजा गया। वह यांगचुन नूडल्स इतनी स्वादिष्ट थी कि मैंने पूछताछ की तो पता चला कि जोन 1 में एक मौत की सजा पाया हुआ कैदी ड्रैगन कंट्री का टॉप शेफ है। वही यांगचुन नूडल्स बनाता है। आज सुबह मेरा मन फिर से खाने को कर रहा था, इसलिए मैंने एक हिस्से मांतो और चटनी के लिए $1000 दिए। आविला को उसकी ईमानदार आवाज से लगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन बात इतनी अजीब थी कि उसे विश्वास नहीं हुआ। $1000 में मांटो और चटनी? दिमाग खराब है क्या? आखिर एक खाना कितना स्वादिष्ट हो सकता है? उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या सच में इतना स्वादिष्ट है? उस आदमी ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, बॉस,
कल रात वह नूडल्स खाने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं सका। सच में बहुत स्वादिष्ट था। इतना स्वादिष्ट कि मेरा पेट और आंतें जैसे उत्तेजना से शांत ही नहीं हो पा रही थीं। आविला ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपने पास खड़े आदमी से कहा, मिलर, आज दोपहर किसी तरह वहां का खाना मेरे लिए लेकर आओ। मैं भी देखना चाहती हूं कि उस रसोइये में आखिर कितनी क्षमता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक कटोरा खाना मुझे भी पूरी रात सोने न दे। पीछे खड़े मिलर को थोड़ा पसीना आ गया। जी बड़ी बहन, दोपहर करीब आ रही थी। मैं पहले ही सोफिया के साथ रसोई में व्यस्त हो चुका था। आज कुछ नई सामग्री आई थी, इससे मेरे पास खाना बनाने के विकल्प भी बढ़ गए थे। और आज दोपहर में जो खाना बनाने वाला था वह ड्रैगन कंट्री की फिल्म और संस्कृति का एक बेहद प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन था। मैं खाना बनाते हुए सोफिया को उसकी विधि समझा रहा था। गति थोड़ी धीमी थी, लेकिन अगर सोफिया इसे सीख जाती तो मुझे हर काम खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आधे घंटे बाद आखिरकार हम दोनों ने सारा काम पूरा कर लिया। अब सिर्फ 10 मिनट और पकाने की जरूरत थी। भोजनालय के बाहर फिर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। कैदी खाना मांग रहे थे। तभी जेल प्रहरी कैप्टन मार्टिन दूसरे दरवाजे से तेजी से भोजनालय में आया। उसने हल्का सा अपना कॉलर ठीक किया और भोजनालय का बड़ा लोहे का दरवाजा खोल दिया। चमड़े की जैकेट पहने और छोटे बालों वाला पीटर आत्मविश्वास से सबसे आगे अंदर आया। उसके पीछे उसके आदमी व्यवस्थित रूप से चल रहे थे। शोहाओ लगभग 10 आदमियों को लेकर खाना बांटने वाली खिड़की के पास आया। मुझे देखते ही वह और उसके पीछे खड़े सभी लोग एक साथ 90 डिग्री झुक गए। युन ब्रदर, भाभी को सलाम। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मजाक मत करो, जल्दी भाइयों को खाना बांटो। शोहो और उसके पीछे के आदमी फिर 90 डिग्री झुक गए। पास खड़ी सोफिया यह देखकर डर गई। हालांकि उसने जोन एक में अपनी ताकत के दम पर अच्छी स्थिति बना ली थी, लेकिन उसने कभी किसी को उसके सामने इस तरह सम्मान करते नहीं देखा था। उसी समय वहां पहुंचे मार्टिन यह दृश्य देखकर वहीं रुक गया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसकी आंखें खाली हो गईं। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। शोहो ने देखा कि मार्टिन मुझे इस तरह उंगली दिखा रहा है। वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, कैप्टन मार्टिन, अब इस जोन की सबसे बड़ी ताकतें एक साथ आ गई हैं। पीटर कुछ दूरी पर खड़ा था और उसकी नजर लगातार यहीं थी। स्पष्ट था कि यह सब उसकी अनुमति से हो रहा था। मार्टिन ने आह भरी और उदास चेहरा बनाकर भोजनालय से बाहर चला गया। खाना बांटने का काम सामान्य तरीके से शुरू हुआ। जब कैदियों ने देखा कि दोपहर के खाने में फिर मांतो है तो सभी खुशी से झूम उठे। इतने बड़े और सफेद मांतों से ज्यादा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। जहां तक बड़े बर्तन वाली सब्जियों की बात थी, उन्हें देखते ही कैदियों की आंखें चमक उठीं। ओह माय गॉड, मुझे सबसे ज्यादा मांतो पसंद है। ब्रेड व्रेड सब बेकार है। युन ब्रदर की कुकिंग सच में कमाल है। कैदियों की तारीफ सुनकर मेरे मन में भी अनजाने में थोड़ी उपलब्धि की भावना पैदा हुई। कभी कभी ये लोग काफी प्यारे भी लगते थे। उधर बी जोन की आविला अपने सामने रखी 2 प्लेटों को देख रही थी। बाईं ओर 2 बड़े मांतो थे, दाईं ओर बड़े बर्तन वाली सब्जियां थीं। मिलर ने हल्के पसीने के साथ कहा, बड़ी बहन, सामान यही है, कृपया चख कर देखिए। दाईं ओर रखी सब्जियों से आती खुशबू सूंघते ही आविला ने बिना किसी हिचकिचाहट के कांटे से थोड़ी सी सब्जी उठाई और मुंह में डाल ली। जैसे ही उसने धीरे धीरे चबाया, नरम और भरपूर स्वाद उसकी जीभ से दिमाग तक फैल गया। उस शानदार स्वाद ने मानो उसके सिर का ढक्कन ही उड़ा दिया। कांटा पकड़े उसका हाथ हल्का कांपने लगा। उस पल जैसे वह बोलने की क्षमता खो बैठी थी। उसकी जीभ को दिमाग की कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ मुंह के अंदर मौजूद उस अविश्वसनीय स्वाद को महसूस कर रही थी। आविला की आंखों से 2 गर्म आंसू बह निकले। पास खड़ा मिलर यह देखकर पूरी तरह घबरा गया। बड़ी बहन, आप ठीक हैं? क्या उन छोटे बदमाशों ने खाने में जहर डाल दिया? मिलर ने अपने बॉस को इस हालत में देखकर बेतुका अंदाजा लगा लिया। आविला ने हाथ हिलाकर उसे चुप कराया। इसके बाद वह खुद बड़े बड़े निवाले लेकर मांतो और सब्जियां खाने लगी। उसके चेहरे पर पूरी संतुष्टि थी। 2 बड़े मांतो खत्म हो गए। सब्जियां भी पूरी तरह खत्म हो गईं। आविला ने कहा, मुझे और खाना है। और है? मिलर पूरी तरह जड़ हो गया। नहीं है। आविला ने अचानक उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। तो फिर कोई रास्ता नहीं है? बी जोन में इतना शानदार रसोइया है और हमारे बी जोन में ऐसा कोई नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर कोई ए जोन में ट्रांसफर होना चाहेगा। हमारा बी जोन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जाओ और भाइयों को बताओ, दोपहर के खुले मैदान के समय सब मिलकर थोड़ा हंगामा करेंगे। बहुत जल्द जेलर के कार्यालय में खबर पहुंच गई कि बी जोन के कैदी सामूहिक विद्रोह कर रहे हैं। जेलर गुस्से से चिल्लाया, ये लोग पागल हो गए हैं क्या? वह आविला इन लोगों का नेतृत्व कैसे कर रही है? मार्टिन ने पसीना पोंछते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन उनकी मांग बिल्कुल साफ है। वे नया रसोइया चाहते हैं। जेलर ने हैरानी से पूछा, क्या? मार्टिन ने कहा, वे ऐसा रसोइया चाहते हैं जो कीड़े जैसा खाना बनाने वाले मौजूदा रसोइये की जगह ले सके। जेलर पूरी तरह चौंक गया। क्या एल शेफ ड्रैगन कंट्री का नहीं है? वे फिर भी ऐसा खाना खाना चाहते हैं? उधर मुझे जेल के ठंडे स्टोर में थोड़ी सी जमी हुई मांस की सामग्री मिली। मैंने डिब्बा खोला। अंदर नो बैन, जू बैन और माँ बैन जैसी अलग अलग चीजें थीं। मैंने सोचा ये दिलचस्प है।
इसलिए मैंने उन सबको मिलाकर एक छोटा डिब्बा गुप्त चटनी का तैयार कर लिया। मैं इसे चुपके से अपने इस्तेमाल के लिए रखना चाहता था। रसोई में कर्मचारियों की कमी होने के कारण उन्होंने दूसरे जेल क्षेत्र से एक और लड़की को मेरी मदद के लिए भेज दिया। बेबे ने मुझे देखते ही ठंडी आवाज में कहा, क्या सोफिया, तुमने जिस ड्रैगन कंट्री के टॉप शेफ की इतनी तारीफ की थी, क्या वो यही आदमी है? सोफिया ने कहा, बेबे मजाक मत करो, यून ब्रदर की कुकिंग सच में बहुत कमाल की है। बेबे ने मुंह बनाया, पहली नजर में ही ये कोई अजीब आदमी लगता है। मेरा समय बर्बाद मत करो। इतना कहते ही मैंने उसका गिरेबान पकड़कर उसे पीछे से उठा लिया। नहीं, मुझे छोड़ो, छोड़ो। लेकिन मैं फिर भी गंभीर चेहरा बनाए रहा। सोफिया ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार बड़ी लड़की रो पड़ी। मेरी गलती है, जल्दी मुझे नीचे उतार दो। तभी मैंने उसे नीचे छोड़ा और खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनाते समय सोफिया की नजर रसोई के कोने में रखी एक छोटी बोतल पर पड़ी। उसे याद आया कि मेरे द्वारा कोई मसाला मिलाने के बाद सामग्री बेहद स्वादिष्ट हो जाती है। उसने सोचा कि थोड़ा सा डाल देती हूँ, लेकिन हाथ फिसल गया और पूरी बोतल अंदर गिर गई। सोफिया ने सोचा, शायद कुछ नहीं होगा। उधर ब्लैक माफिया के बॉस द्वारा मेरी हत्या का आदेश दिए जाने के कारण सी जोन का एक बेहद खतरनाक कैदी जल्द ही कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। वह मुस्कुराया, तो ये वही नया रसोइया है? उम्मीद है आज रात तुम मुझे निराश नहीं करोगे। रात के खाने के समय कैदी हमेशा की तरह पागलों की तरह खाना खा रहे थे, लेकिन आधी रात तक माहौल बिल्कुल बदल गया। आमतौर पर इस समय कैदी शांत हो जाते थे, लेकिन आज किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। इसके बजाय सभी की आंखें लाल थीं और वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। उधर जेल की कोठरियों वाले गलियारे में हत्यारा बड़ी चतुराई से निगरानी कैमरों से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। एक टॉप असैसिन होने के कारण उसे लग रहा था कि यह काम तो उसके लिए मुफ्त के पैसे जैसा है। रिवर प्रिजन को भले ही अभेद्य किले के रूप में जाना जाता हो, लेकिन वह फिर भी अंदर बाहर आसानी से आ जा सकता था। उसने सोचा, उस छोटे रसोइये को मारना तो बच्चों का खेल है। उधर बुलोंग को लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर आग में जल रहा हो। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, चेहरा विकृत हो गया था। उसके अंदर जल रही अजीब आग उसे पागल कर रही थी। तभी बुलोंग ने अचानक बाहर किसी की मौजूदगी महसूस की। हाँ, वही हत्यारा उसकी कोठरी के दरवाजे के पास धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ रहा था। बुलोंग की आंखों में अचानक खुशी चमक उठी। आज तो खुद जलकर शिकार आया है। उसने हत्यारे के कंधे पर हाथ मारा और कहा, भाई तुम्हारा साबुन गिर गया। इसके बाद एक बेहद दर्दनाक चीख पूरी जेल में गूंज उठी। पास की कोठरी में रहने वाले एक आदमी ने बताया कि पूरी रात पानी के छींटों और चीखों की आवाज आती रही और किसी को सोने नहीं दिया गया। सुबह होने तक वह हत्यारा पूरी तरह घायल और अपाहिज हालत में पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। वह गलियारे में पड़ा हुआ था। जेल प्रहरी वहां पहुंचा और उसे तुरंत इलाज के लिए ले गया। उधर ब्लैक हैंड परिवार में ब्लैक बॉस आराम से अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था। उसने फोन पर पूछा, ओह तो काम कैसा रहा? दूसरी तरफ से जवाब आया, चिंता मत करो बॉस, कल रात मैंने काम कर दिया। वो लड़का आज तक भगवान के पास पहुंच चुका होगा। तभी अचानक फोन आया। खबर सुनते ही जैक का चेहरा हरा पड़ गया। बॉस, बॉस, हत्यारे ने कहा है कि मिशन असफल हो गया। उस पर घात लगाकर हमला किया गया और उसे लगभग बुरी तरह मार डाला गया। ब्लैक बॉस हैरान रह गया। क्या? लगता है इस ड्रैगन कंट्री वाले को पहले से खबर मिल गई थी। जरूर उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। पता लगाओ, अच्छी तरह जांच करो। अगली सुबह बहुत जल्दी साइलस मुझे दूसरे क्षेत्र में बड़े लोगों के लिए खाना बनाने ले गया। बाकी जगहों से यह क्षेत्र बिल्कुल अलग था। यहाँ 10 से भी कम कैदी थे। उनकी पहचान बेहद रहस्यमय थी। वे सभी आलीशान निजी कमरों में रहते थे और उन्हें घूमने फिरने की भी काफी आजादी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने सफेद बालों वाले एक बूढ़े आदमी को देखा। बातचीत से मुझे पता चला कि वह सबसे बड़े ब्लैक हैंड परिवार का पूर्व प्रमुख था। उसका नाम हेनरी था। वह अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ अपना 80वां जन्मदिन मनाने वाला था और मुझे खाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मुझे खास तौर पर बताया गया, बूढ़ा आदमी मांस नहीं खाता। यह सुनकर मैं मुश्किल में पड़ गया। जेल की रसोई में वैसे ही सीमित सामग्री थी। ऊपर से जन्मदिन के भोज में कम से कम 18 व्यंजन होने चाहिए थे और उनमें से एक भी मांसाहारी नहीं होना था। मैं सोच में पड़ गया, अब क्या किया जाए? तभी जेल प्रहरी साइलस एक नई मशीन लेकर आया। यून ब्रदर, जेलर ने कहा है कि हाल में कैंटीन का खाना अच्छा हो गया है, इसलिए कुछ नए उपकरण जोड़े गए हैं। यह ड्रैगन कंट्री से आयात की गई मशीन है। मैंने मशीन को देखा, तभी मेरी आंखें चमक उठी। मेरे दिमाग में एक उपाय आया। मैंने तुरंत एक सूची लिखी और उसे ओल्ड हेनरी के पास भेज दिया। उससे अपने संबंधों का इस्तेमाल करके सारी सामग्री मंगवाने को कहा। पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने सूची देखकर कहा, ये कहीं तुम्हारे जन्मदिन के भोज की सामग्री की सूची तो नहीं है? उस ड्रैगन कंट्री के लड़के ने भी कमाल कर दिया। उसे पता है कि तुम बूढ़े हो और कुछ चबा नहीं सकते, इसलिए बस टोफू ही खा सकते हो। दूसरे बूढ़े ने भी मजाक उड़ाया, अरे वाह, और कह रहे थे कि ड्रैगन कंट्री का टॉप शेफ बुलाया है ताकि हम पुराने दोस्तों को कुछ नया देखने को मिले, लेकिन वह तो ऐसी साधारण ठंडी सब्जियां भी निकाल कर रख रहा है। ओल्ड हेनरी का चेहरा सिकुड़ गया। हालांकि उसने खुद मांस न खाने को कहा था, लेकिन शाकाहारी सामग्री में भी बहुत महंगी और शानदार चीजें थीं। लेकिन उसकी सूची में उन महंगी चीजों में से एक भी नहीं थी। उसने मन में सोचा, मैं भी देखता हूँ कि वो लड़का आखिर बना क्या सकता है। अगर उसने मेरी जन्मदिन की दावत खराब की तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर उसने कहा, जाओ व्हाइट डेविल को वहां भेजो और उसे खाना बनवाते समय निगरानी करने को कहो। साइलस ने चुपचाप अपनी लार निगली। व्हाइट डेविल उस क्षेत्र का विशेष शेफ था। साल में केवल 4 बार ही वहां आता था। वह कभी मिशेलिन 3 सितारा शेफ रह चुका था। साइलस ने मन ही मन सोचा, लगता है ओल्ड हेनरी ने यंग ब्रदर से पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी है। एक दिन बाद व्हाइट डेविल रसोई में मेरे हुनर को देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुका था। मैंने एक भारी रसोई के चाकू से टोफू को इतनी बारीकी से काटकर फीनिक्स का आकार दे दिया कि वह दंग रह गया। ओएमजी, इतने भारी चाकू से इतनी हल्की और नाजुक हरकत कैसे की जा सकती है? यह तो बहुत अद्भुत है। आखिरकार भोज का समय आ गया। व्हाइट डेविल एक बड़ी प्लेट में खीरे की ठंडी सलाद, टोफू और मूंगफली लेकर वहां पहुंचा। ओल्ड व्हाइट ने इसे देखकर हल्की हंसी उड़ाई। इतनी बड़ी प्लेट, कितना देहाती लग रहा है।
ओल्ड हेनरी, क्या यही वो शानदार ड्रैगन कंट्री का खाना है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? लगता है उनके शेफ को बस बड़े बर्तन वाला साधारण खाना ही बनाना आता है। व्हाइट डेविल का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। बकवास बंद करो, अब तुम खुद खाकर देखो। व्हाइट डेविल के मुंह का कोना फड़क गया। इन बूढ़ों को असली चीज की पहचान ही नहीं थी। उसने साफ साफ कहा, मेरी कुकिंग यन मास्टर से बेहतर नहीं है। यह बात सुनते ही आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आखिर व्हाइट डेविल एक मिशेलिन 3 सितारा शेफ रह चुका था। क्या युनलान सच में उससे भी बेहतर था? ओल्ड व्हाइट जोर से हंसा। तो अब बूढ़ा खुद तुम्हारे इस झूठ का पर्दाफाश करेगा। इतना कहकर ओल्ड व्हाइट ने चॉपस्टिक से एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। अचानक उसकी आंखों की पुतलियां जोर से कांप उठीं। उसका बूढ़ा शरीर वहीं पूरी तरह स्थिर हो गया।